ये वही गैप है जहां पूरा सिंडिकेट सांस लेता है। रांची से वाराणसी तक 100 करोड़ की ये काली डोर चान्हो की तरफ जा रहे एक ट्रक को रोका गया। जहां पहले गांजा, चरस, शराब मिलती थी, वहां अब कप सिरप की बोतलें भी आसान ऑप्शन के तौर पर बेची जाने लगी। आप सोचिए, जब स्कूल कॉलेज का बच्चा कप की दवा को सीधा बोतल से गटकने लगे। कोडिंग का दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है और बच्चों की कीमत पर यह सिस्टम चलता रहता है। सिस्टम को कुछ लिखा क्यों नहीं, लेकिन मरीजों को लीगल तौर पर गई है। हमें कभी भी फुल पिक्चर नहीं दिखाई जाती और ब्लैक मार्केट और भी महंगा और खतरनाक हो जाएगा। हर कोई पुलिस नहीं बन सकता। अंधेरी रात वाराणसी की गलियों में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर आधी शटर खोलकर चालू है। बाहर बोर्ड पर लिखा है फैमिली केयर मेडिकोज 24x7 सर्विस। अंदर काउंटर पर 16-17 साल का लड़का खड़ा है, हाथ में 500 रुपए का नोट लेकर और आंखों में अजीब सी बेचैनी। वो फुसफुसाकर कहता है, भैया वही वाली दे दो जो कल दी थी, थोड़ा ज्यादा चाहिए आज। स्टोर वाला बिना प्रिस्क्रिप्शन पूछे, बिना कुछ बोले नीचे रखी कार्टून से एक कप सिरप की बोतल निकालता है। चमकीली बोतल, लेबल पर लिखा है कोडिंग फोस्फेट कप सिरप, केवल डॉक्टर की सलाह पर। आप सोचिए, जब एक खांसी की दवा रात में चोरी की तरह बेची जाए तो समझ जाइए ये दवा नहीं, नशा बन चुकी है। आज की कहानी सिर्फ एक बोतल की नहीं है, ये 100 करोड़ के काले सिंडिकेट की कहानी है जो रांची से वाराणसी तक बच्चों और युवाओं के फेफड़े में नहीं, दिमाग में जहर भर रहा। सवाल ये है, ये सब सालों तक कैसे चलता रहा? कौन है वो लोग जो डॉक्टर नहीं फिर भी नशे का डोज लिख रहे हैं? और सरकारें आखिर सो क्यों रही है या जानबूझकर अनदेखा कर रही है? ये कहानी शुरू होती है रांची से, झारखंड की राजधानी, जहां पर एक साधारण सा दिखने वाले होलसेलर कारोबारी ने कागज पर तो फार्मर ट्रेडर्स का काम किया, लेकिन असल में वो नशे का पाइपलाइन बना बैठा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडिंग फास्फेट युक्त कप सिरप से बच्चों की मौत होने के बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रदेश भर में स्टॉक की जांच तेज की थी। इसी दौरान पता चला कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच रांची टाटी सिल्वे स्थित सैली ट्रेडर्स ने एबेट हेल्थ केयर से करीब 89 लाख रुपए की फैंसी डील कप सिरप खरीदी थी। जांच में सामने आया कि इसके बाद सैली ट्रेडर्स के संचालक भोला प्रसाद और उसका बेटा शुभम जायसवाल अवैध रूप से वाराणसी सहित राज्य के 93 थोक विक्रेताओं को कप सिरप की भारी सप्लाई करने में लगे थे। अकेले बनारस के 26 मेडिकल स्टोरों को करीब 50 करोड़ रुपए की कप सिरप भेजी गई, जिनमें सिर्फ वाराणसी के ही 2 दर्जन से ज्यादा होलसेलर शामिल थे। कागज पर ये दवाएं कप सिरप के ट्रीटमेंट के लिए भेजी जा रही थी, लेकिन ग्राउंड पर इसकी असली खपत कहां हो रही थी, यह किसी ने जानबूझकर नहीं पूछा। आप खुद सोचिए, कोई एक शहर से इतनी भारी मात्रा में कप सिरप उठाकर सिर्फ वाराणसी और आसपास के शहरों में क्यों भेजेगा, अगर उसे पता न हो कि वहां पहले से तैयार एक नशे का मार्केट मौजूद है। रांची ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर ने बताया कि उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच से रांची एसपी राकेश रंजन को यह जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कप सिरप को चान्हो थाना क्षेत्र ले जाया जा रहा है। इसी महीने लगभग 2 नवंबर को इस सूचना पर खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी ने टांगावासी मोड़ मांडर थाना क्षेत्र पर एक चेक पोस्ट लगाया। इसी दौरान चान्हो की तरफ जा रहे एक ट्रक को रोका गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो सड़े हुए चावल के बोरे के नीचे 134 कार्टून में छिपा कर रखी गई कप सिरप की 13,400 बोतलें मिली। अब सवाल ये है, ये कप सिरप इतना खतरनाक क्यों है? कोडिंग साइकोहाइड्रेट एक ओपियोइड है, यानी वही परिवार जिसमें हीरोइन, अफीम और मॉर्फिन आते हैं, बस चिकित्सकीय रूप में, कम खुराक में। शरीर में जाने के बाद कोडिंग का एक हिस्सा मॉर्फिन में बदल जाता है। ये मॉर्फिन ही मस्तिष्क में दर्द के संकेतों को रोककर दर्द से राहत दिलाती है और खांसी को कंट्रोल करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा या लंबे समय तक लेने पर दिमाग और बॉडी दोनों को एडिक्ट बना देता है। कोडीन को अफीम की एल्कलॉइड से निकाला जाता है। कोडीन के इस्तेमाल से दिमाग और शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है। पहले बच्चों को लगता है खांसी का सिरप है, कितनी हानि होगी, लेकिन धीरे धीरे बॉडी इसकी आदत बना लेती है।
नींद ज्यादा आने लगता है, ध्यान भटकने लगता है, पेट लीवर पर असर शुरू हो जाता है और सबसे खतरनाक, ब्रेन इस शांत नशे को नॉर्मल मानने लगता है। लगातार डोज बढ़ता है और वही बच्चा जो कभी कभी डॉक्टर के पर्चे पर सिरप लेता था, आज बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डर बोतल से सीधा पी रहा। सवाल है, क्या हमें बच्चों को ड्रग से डराने के लिए सिर्फ हीरोइन, कोकिंग और चरस का नाम लेना चाहिए, या ये भी बताना चाहिए कि खांसी की बोतल भी धीरे धीरे उसी कतार में आ सकती है। सैली ट्रेडर्स रांची ये पूरे मामले का केंद्र थी। ये कंपनी एक ड्रग लाइसेंस धारी थी जिसे कोडिंग आधारित कप सिरप की बिक्री का कानूनी अधिकार था। भोलानाथ प्रसाद इसके मालिक थे, उनका बेटा शुभम जायसवाल इसके संचालक था। इस कंपनी ने बड़ी मात्रा में कोडिंग आधारित खांसी की कप सिरप की खरीदी की। न्यू वृद्धि फार्मा वाराणसी ये शुभम जायसवाल की दूसरी फार्मा कंपनी थी। शुभम इसके निर्देशक संचालक थे। जांच में पता चला कि शुभम जायसवाल एक ही समय पर सैली ट्रेडर्स रांची और न्यू वृद्धि फार्मा वाराणसी दोनों के लिए काम कर रहे थे। इन कंपनियों का उपयोग कोडिंग आधारित खांसी की सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री के लिए एक नेटवर्क बनाने में किया गया। कोडिंग का दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है और इसकी अवैध बिक्री पर पाबंदी है। सैली ट्रेडर्स ने बड़ी मात्रा में इस सिरप को खरीदा। इस सिरप को फिर गैर कानूनी ढंग से बिचौलियों के जरिए ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। न्यू वृद्धि फार्मा इस नेटवर्क का एक हिस्सा थी जिसके जरिए ये अवैध कारोबार फैलाया जा रहा था। शुभम पर आरोप है कि उसका गिरोह प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश और कुछ खाड़ी देशों तक करता था। इस लेन देन में हवाला का इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी 100 करोड़ का अवैध कारोबार अकेले एक आदमी से नहीं चलता। इस कप सिरप की सिंडिकेट की संरचना कुछ यूं समझिए। सबसे ऊपर रांची जैसे शहरों में बैठे लाइसेंसधारी होलसेलर ट्रेडर्स जो दिखने में पूरी तरह लीगल बिजनेस जैसा लगते हैं। बीच में दूसरे राज्यों के दवा के थोक विक्रेता जो कागजों पर तो मेडिकल सप्लाई करते हैं लेकिन असल में रिकॉर्ड से बाहर ब्लैक सेल चलाते हैं। सबसे नीचे स्ट्रीट लेवल मेडिकल स्टोर, ग्रामीण क्लिनिक और उसे नेटवर्क जो बच्चों और युवाओं तक ये दवा सस्ती नशे की खुराक के तौर पर पहुंचाते हैं। सिरप को कानूनी रूप से खरीदने के बाद इसकी नकली बिक्री की जाती थी और ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। अब सवाल है, ये सब कैसे नहीं पकड़े जाते थे? क्योंकि चेन के हर लेयर पर दस्तावेजों में कानूनी ट्रेड लिखा होता था। इनवॉइस, बिल, जीएसटी नंबर, सब कुछ। फर्क सिर्फ इतना है कि जो असली बोतलें बिकती है वो कभी भी रजिस्टर स्टॉक बुक में पूरी तरह दर्ज ही नहीं होती। आइए थोड़ा कच्चा हिसाब समझते हैं। मान लीजिए एक बोतल कोडिंग युक्त कप सिरप की एमआरपी 120 रुपए से 150 रुपए के बीच है। अगर रांची से ये बड़ी क्वांटिटी में उठती है तो होलसेल रेट इससे काफी कम पड़ता है। लेकिन जब ये बोतल अवैध तरीके से नशे के लिए बिकती है तो इसका सड़क वाला रेट एमआरपी से कई गुना ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई टैक्स, कोई लिमिट नहीं है। एक रिपोर्ट में सामने आया कि रांची के इस ट्रेडर ने करीब 89 लाख रुपए की खरीद दिखाकर उसके बदले 100 करोड़ रुपए तक की अवैध सप्लाई कर डाली। यानी पेपर पर छोटी डील, जमीन पर पहाड़ जैसा धंधा। सोचिए अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक कप सिरप से ये स्केल बन सकता है तो बाकी कहां तक जा सकता है? और दूसरा सवाल, इतने बड़े वॉल्यूम में बोतलें मूव हो रही हैं, ट्रक, गोदाम बिल, ईवे बिल, फिर भी सिस्टम को कुछ दिखा क्यों नहीं? जांच एजेंसियों को जब पहली बार ये पैटर्न दिखा तो उन्हें सबसे बड़ा झटका कहां लगा? रिकॉर्ड्स पर। वाराणसी और यूपी के जिन थोक दवा विक्रेताओं के यहाँ ये कोडिंग सिरप सप्लाई हुई, वहाँ स्टॉक बुक में इसकी सेल का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं मिला। किताब में आया कहाँ से लिखा है लेकिन गया कहाँ ये गायब है। यानी कागज पर दवा आई लेकिन मरीजों को लीगल तौर पर गई ही नहीं। तो फिर गई कहाँ? ये वही गैप है जहाँ पूरा सिंडिकेट सांस लेता है। बिल पर लिखा मेडिसिन, ट्रक पर लोड कार्टून, दुकान पर दर्ज लिमिटेड क्वांटिटी, ग्राउंड पर असल खपत, नशे की बोतलें गलियों और हॉस्टलों तक। आपके हिसाब से जब किसी दुकान के पास लाखों की दवाई आती है और बेचने का रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है या सोची समझी साजिश? अब सबसे दर्दनाक हिस्सा, इस पूरे धंधे का टारगेट कौन है? खांसी के मरीज नहीं बल्कि 13 से 22 साल के बच्चे और युवा।
जिनके लिए ये बोतल बीड़ी सिगरेट से एक स्टेप ऊपर वाला नशा बन चुकी है। कई राज्यों में पुलिस और हेल्थ रिपोर्ट में ये लिखा जा चुका है कि कोडिंग युक्त कफ सिरप आजकल पुअर मैन्स ड्रग की तरह इस्तेमाल हो रही है। सस्ती, आसानी से मिलने वाली और शुरू में कम खतरनाक दिखने वाली। हॉस्टल, कोचिंग हब, लो इनकम बस्तियां, हाईवे, ढाबे के आसपास जहां भी युवाओं में फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और एस्केपिज्म ज्यादा है, वहां ये सिर्फ थोड़ा रिलैक्स होने के नाम पर चल रही है। आप सोचिए, जब स्कूल कॉलेज का बच्चा कफ की दवा को सीधा बोतल से गटकने लगे तो ये सिर्फ उसकी गलती है या उस सिस्टम की जिसने इस बोतल को उसकी पहुंच में बिना किसी चेक के छोड़ दिया। ज्यादातर मामलों में परिवार को शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि घर का बच्चा कफ सिरप पर चढ़ चुका है। उन्हें लगता है मौसम खराब है, खांसी चल रही है, डॉक्टर ने दी होगी। फिर धीरे धीरे घर में बोतलें छुपाना शुरू होती है। बैग में, बिस्तर के नीचे, टॉयलेट में, क्लासरूम में बच्चा सुस्त पड़ता है, मार्क्स गिरते हैं, गुस्सा बढ़ता है और हम बोलते हैं मोबाइल की लत लग गई है। कई बार पेरेंट्स खुद मेडिकल स्टोर से बिना पूछे समझे सिरप ले आते हैं। जाने दो, दवा है, नुकसान थोड़ी करेगी। सोचिए, जब नशे का सोर्स आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स में छुपा हो तो बाहर के ड्रग से लड़ने का फायदा ही क्या रह जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, सरकारी लापरवाही। सवालों के घेरे में सीआईडी और हटिया टिपुदाना पुलिस। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल झारखंड पुलिस के सीआईडी और हटिया टिपुदाना पुलिस पर उठ रहा है, क्योंकि धनबाद के बरवाडा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद हुआ। 2 नवंबर को मांडर पुलिस ने भी 13,400 बोतलें जब्त की। इसके बावजूद सैली ट्रेडर्स पर कार्रवाई नहीं हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आशंका जताई कि सीआईडी और स्थानीय पुलिस की चुप्पी के पीछे आर्थिक लाभ की बात हो सकती है। अधिकारी ने कहा कि क्या झारखंड पुलिस बच्चों की मौत होने का इंतजार कर रही थी। रांची में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी वाराणसी में खुलासे के बाद मजबूरी में की गई। औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग कंट्रोलर के दफ्तरों के रिकॉर्ड में सालों से लिखा है कि कोडिंग युक्त कफ सिरप एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है। इसे बेचने के लिए सख्त नियम है, प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, स्टॉक रजिस्टर में हर बोतल का हिसाब रखना होता है। फिर भी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इसी तरह के सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आए, तभी जाकर स्टॉक की बड़े लेवल पर जांच शुरू हुई। मतलब जब तक जान नहीं गई तब तक सिस्टम सोता रहा। वाराणसी के केस में भी जब जांच टीम ने धावा बोला तो कई होलसेल दुकानें बंद मिली, रिकॉर्ड्स गायब था और असली सप्लाई चेन क्लीन दिखाने के लिए कागजों में गड़बड़ झाला साफ नजर आया। सवाल, क्या सरकार का काम घटना के बाद रेड मारना है या पहले से ये देखना भी है कि कैसे कोई छोटे शहर से बैठकर 100 करोड़ का अवैध नशे का धंधा चला सकता है। भारत में नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए एनडीपीएस एक्ट जैसे सख्त कानून हैं। कोडिंग जैसी कंपाउंड को भी लिमिटेड मात्रा में मेडिकल के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन ओवर द काउंटर अवैध सेल, स्मगलिंग और बिना रिकॉर्ड ट्रेडिंग स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट और राज्य स्तरीय ड्रग कंट्रोल रूल भी ये कहते हैं कि हर बोतल का हिसाब रखना होगा और बिना प्रिस्क्रिप्शन की हाई रिस्क मेडिसिन बेचने पर कार्रवाई होगी। कागजों पर सब है, एनडीपीएस, ड्रग्स रूल, लाइसेंस नॉर्म सब, पर जमीन की हकीकत ये है कि छोटे शहरों के मेडिकल स्टोर में कोई आज भी जाकर सिरप मांग सकता है और कई दुकानों पर बिना पर्ची भी दे दिया जाता है। सवाल साफ है, समस्या कानून की कमी है या इरादे की कमी। जब इतने बड़े स्केल पर कोई धंधा चलता है तो 2 बातें हमेशा शक के घेरे में आती है। क्या लोकल अधिकारी को कुछ पता नहीं था या फिर सबको थोड़ी थोड़ी खबर थी पर सबने आंखें मूंदने में ही भलाई समझी। रूटीन इंस्पेक्शन अगर वाकई हो रहे होते तो रिकॉर्ड में इतने बड़े गैप्स जल्दी पकड़ में आ जाते। लाइसेंस रिन्यूअल, सालाना रिपोर्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गए, जहां असली सवाल कोई नहीं पूछता कि इतनी दवा आई, मरीज कहां है। आपके हिसाब से ये महज लापरवाही है या फिर एक अनऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है और बच्चों की कीमत पर यह सिस्टम चलता रहता है। ये भी मान लेना गलत होगा कि सिर्फ बड़े होलसेलर दोषी हैं। कई बार छोटे गैंग्स और छोटे मोटे क्रिमिनल्स भी इस सिरप को अपनी प्रोडक्ट लाइन बना लेते हैं। जहां पहले गांजा, चरस, शराब मिलती थी, वहां अब कफ सिरप की बोतलें भी आसान ऑप्शन के तौर पर बेची जाने लगी। क्यों? क्योंकि पुलिस के लिए इसे पहचानना मुश्किल है।
दिखने में तो दवा है, ले जाना आसान, ज्यादा स्मेल नहीं, ज्यादा शक नहीं, और पकड़ भी जाए तो पहले पहले अक्सर मेडिकल यूज का बहाना चल जाता है। इसका नतीजा स्थानीय असामाजिक तत्व और तथाकथित मेडिकल सप्लायर मिलकर मोहल्लों, स्लम एरियाज और स्टूडेंट हॉस्टलों तक ये बोतल धकेलते हैं। आपके शहर के पास मेडिकल स्टोर के बाहर कभी देर रात बोतलें लिए लड़कों की भीड़ निकलते देखी है? फिर सोचा है इन सबको एक साथ खांसी कैसे पड़ गई? जब ऐसे सिंडिकेट का खुलासा होता है तो लोकल मीडिया में एक दो दिन के लिए खूब खबर छपती है। 100 करोड़ का कप सिरप रैकेट बेनकाब, फलना फलना ट्रेडर्स पर FIR। लोग चाय की दुकान पर यह खबर पढ़कर 2 मिनट चर्चा करते हैं। अरे आजकल बच्चे सिरप पीकर नशा करते हैं, पता है? और फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज पर चले जाते हैं। समस्या यह है कि हमारी जानकारी भी आधी अधूरी रहती है। हमें कभी भी फुल पिक्चर नहीं दिखाई जाती। ये सिरप हमारे मोहल्ले तक कैसे आया? किन दुकानों ने रिकॉर्ड्स गायब रखे? किन अफसरों ने आंखें मूंदी रखी? सवाल, अगर जनता को पूरी कहानी ही नहीं पता तो वो दबाव कैसे बनाएगी कि ये खेल बंद हो? जब ऐसी खबरें आती हैं तो सबसे आसान रिएक्शन होता है बंद कर दो ऐसी दवाइयां, बैन लगा दो। लेकिन क्या सिर्फ बैन ही हल है? कोडिंग युक्त कप सिरप कुछ गंभीर मरीजों के लिए वाकई जरूरी भी होता है, खासकर जहां दूसरी दवाइयां काम नहीं करती। अगर इसे पूरी तरह बैन कर दिया जाए तो असली मरीज भी परेशान होंगे और ब्लैक मार्केट और भी महंगा और खतरनाक हो जाएगा। असल मुद्दा ये नहीं कि दवा मौजूद है कि नहीं, असल मुद्दा है कंट्रोल कितना सख्त है, मॉनिटरिंग कितनी ईमानदार है और डेटा कितना पारदर्शी है। जो चीज आज सरकारी रिकॉर्ड में कप सिरप के नाम पर घूम रही, वो कल को किसी और नाम से नशा बनकर लौट सकती है, अगर इरादा और सिस्टम नहीं बदला। अब सबसे अहम हिस्सा, ये सब सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, हर कोई पुलिस नहीं बन सकता, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर आम इंसान कर सकता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन कप सिरप मत खरीदिए, मत दिलवाइए। अगर मेडिकल स्टोर वाला खुद ऑफर करता है डॉक्टर की क्या जरूरत, यही ले लो, तो समझ लीजिए यहीं से चैन शुरू होती है। परिवार में हो तो तुरंत सीरियस बात कीजिए, जरूरत हो तो काउंसलर या डॉक्टर की मदद लीजिए। लोकल लेवल पर सवाल पूछिए। अगर हम घर पर बच्चों के सामने ये तो बस खांसी की दवा वाला नैरेटिव बदल दे तो शायद अगली जनरेशन ये बोतल देखकर डरने लगे। इंडिविजुअल लेवल के कोशिश के साथ हमें सिस्टम से भी कुछ साफ मांगे रखनी चाहिए। रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग, फार्मेसी पर रेगुलर ऑडिट, डेटा पब्लिक करना, डी एडिक्शन और काउंसलिंग सेंटर। रांची से वाराणसी तक 100 करोड़ की ये काली डोर सिर्फ शुरुआत है या पूरी कहानी? सच्चाई ये है कि जब तक हम सिरप की इस बोतल को सिर्फ खांसी की दवा मानते रहेंगे, तब तक कोई ना कोई ट्रेडर्स, कोई ना कोई सिंडिकेट किसी न किसी शहर से बैठकर इसी बोतल को नशे का नया आधार बनाता रहेगा। अगली बार जब आप किसी मेडिकल स्टोर के बाहर बच्चों को बोतल पकड़ते हंसी मजाक करते देखे या रात के समय आधी खुली शटर के पीछे खास कस्टमर वाली हरकत देखे, तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, ये सिर्फ खांसी है या फिर एक धीरे धीरे फैलता हुआ जहर? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे वहीं पर रोक मत दीजिए। परिवार में बात कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी अपने शहर में ये सवाल उठाइए कि दवा और नशे के बीच की ये पतली लाइन आखिर कौन और कब तक पार करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।